5 नवंबर 1605 को गाया फॉक्स ने पार्लियामेंट को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर घुसते ही वो पकड़ा गया और बाद में पब्लिक एग्जीक्यूशन में मार दिया गया। नियर फ्यूचर में ग्रेट ब्रिटेन पर हाई चांसलर एडम का रूल होता है। ये एक फैशिस्ट और टोटलिटेरियन रजीम है जो प्रोपेगेंडा और डर से लोगों को कंट्रोल करता है। जो भी उसके रूल्स फॉलो नहीं करता उसे मार दिया जाता है। एक रात ईवी कर्फ्यू तोड़कर घर से बाहर निकलती है। रास्ते में कुछ आदमी उसे घेर लेते हैं और उसके साथ गलत करने की बात करने लगते हैं। ईवी पेपर स्प्रे निकालती है, लेकिन उनमें से एक अपना बैज दिखाता है। वो फिंगरमैन पुलिस का मेंबर होता है। ईवी भागने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा आदमी उसे पकड़ लेता है। तभी अचानक एक मास्क्ड आदमी आता है, वी, जो गाय फॉक्स मास्क पहने होता है। वो नाइफ से फिंगरमैन का बैज काट देता है और उसे पंच मारता है। दूसरा आदमी गन निकालता है, लेकिन वी तुरंत उसे डिसआर्म कर देता है और उसका बेल्ट काटकर गिरा देता है। तीसरा आदमी भी अटैक करता है, लेकिन वी उसके सारे मूव्स इजीली ब्लॉक कर देता है। जब वो उसे पंच मारता है तो खुद ही हर्ट हो जाता है, क्योंकि मास्क काफी हार्ड होता है। वी उसे वॉल पर फेंक देता है और दूसरे आदमी को भी बेहोश कर देता है। फिर वी डरी हुई ईवी को अश्योर करता है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा और एक फिलोसॉफिकल स्पीच देता है। साथ ही एक पॉलिटिकल पोस्टर को काट देता है। वो कहता है कि ईवी से मिलना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और उसे एक स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट करता है। कुछ देर बाद दोनों सिटी के रूफटॉप पर होते हैं। जब वी डेट पूछता है, ईवी कहती है 4 नवंबर, लेकिन वी कहता है अब नहीं। जैसे ही मिडनाइट होता है, वी कहता है कि 5 नवंबर की गद्दारी को हमेशा याद रखना। अचानक स्ट्रीट स्पीकर्स पर क्लासिकल म्यूजिक बजने लगता है और लोग क्यूरियोसिटी में बाहर निकल आते हैं। वी ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह हाथ चलाता है और तभी एक बिल्डिंग जोरदार एक्सप्लोजन के साथ उड़ जाती है। आसमान में फायरवर्क्स फैल जाते हैं। कुछ घंटों बाद गवर्नमेंट मीटिंग करती है। उन्हें पता चलता है कि ब्रॉडकास्ट सिस्टम में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाया गया था। वो तुरंत उस सॉन्ग को बैन करने का फैसला करते हैं और इंसिडेंट को छुपाने के लिए फेक स्टोरी बनाने की प्लानिंग करते हैं। वी कई सिक्योरिटी कैमरास में दिखता है, लेकिन उसके कॉस्ट्यूम की वजह से उसकी पहचान का कोई क्लू नहीं मिलता। हालांकि ईवी की फोटो मिल जाती है, इसलिए पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। एक्सप्लोजिव्स और फायरवर्क्स भी चेक किए जाते हैं, लेकिन वो होममेड होते हैं, इसलिए ट्रेस नहीं हो पाते। उधर चीफ इंस्पेक्टर एरिक और डिटेक्टिव डोमिनिक ईवी के अपार्टमेंट में घुसते हैं और उसकी आईडी ढूंढ लेते हैं। सिस्टम में चेक करने पर पता चलता है कि उसके पेरेंट्स पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। जब ईवी 12 साल की थी, उन्हें पकड़ लिया गया था और ईवी को 5 साल के लिए जुवेनाइल रेक्लेमेशन प्रोजेक्ट में भेज दिया गया था। टीवी स्टेशन में ईवी न्यूज देख रही होती है, जहां रिपोर्टर्स गवर्नमेंट की फेक स्टोरी बताते हैं कि वो बस एक इमरजेंसी डेमोलिशन था। इसी बीच कई बॉक्सेस आते हैं जिनमें गाय फॉक्स मास्क होते हैं। तभी वी स्टेशन में एंट्री करता है। गार्ड उसे रोकता है, लेकिन वी अपने सीने पर लगे एक्सप्लोजिव्स दिखाता है। वो मेन स्टूडियो में जाता है और दरवाजा एक स्पेशल डिवाइस से लॉक कर देता है। अलार्म बजने लगता है। क्रू को इवैक्यूएट किया जाता है और पुलिस बिल्डिंग में घुस जाती है। एरिक और डोमिनिक ईवी को देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर वो एक रूम में छुपकर बच निकलती है। जल्द ही वी इमरजेंसी चैनल पर आकर देश की हालत पर स्पीच देता है। सेंसरशिप, सर्वेलेंस, डर और फ्रीडम की कमी पर बात करता है। वो लोगों को क्रिटिसाइज करता है कि वो डर के कारण एडम को सपोर्ट कर रहे हैं। वी बताता है कि उसने बिल्डिंग इसलिए उड़ाई ताकि लोग भूल चुकी बातों को याद करें। वो गाय फॉक्स की कहानी याद दिलाता है और लोगों से कहता है कि अगले साल 5 नवंबर को पार्लियामेंट के बाहर उससे मिलें ताकि हिस्ट्री बदली जा सके। पुलिस ब्लो टॉर्च से स्टूडियो का दरवाजा तोड़ती है, लेकिन अंदर वी ने फॉग फैला दी होती है। कॉप्स शैडोज में आगे बढ़ते हैं और वी दिखते ही फायर कर देते हैं, लेकिन जब मास्क हटाते हैं तो पता चलता है कि वो क्रू मेंबर है। असल में वी ने सब एम्प्लॉयज को मास्क पहना दिया था और एक्सप्लोसिव्स कंट्रोल रूम में छोड़ दिए थे। डोमिनिक बॉम्ब डिसेबल करने की कोशिश करता है और बाकी लोग मास्क्ड क्रू को बाहर निकालते हैं। तभी एक मास्क्ड आदमी दूसरे से टकराता है और पुलिस को बताता है वही असली वी है। पुलिस तुरंत उस आदमी का मास्क उतारती है, लेकिन वो एक बंधा हुआ एम्प्लॉय निकलता है और असली वी दूसरा होता है। वी एक ऑफिसर पर ब्लेड फेंकता है और बाकी से लड़ाई शुरू कर देता है। कभी नाइफ से मारता है, कभी उनकी गन उन्हीं के खिलाफ यूज करता है। जब एक ऑफिसर गोली चलाता है तो वी एक बॉडी को शील्ड बना लेता है। कुछ ही मिनटों में वो सभी कॉप्स को मार देता है। उधर डोमिनिक बॉम्ब को सक्सेसफुली डिसेबल कर देता है। शोर शांत होते ही एवीए बाहर आती है, लेकिन कॉरिडोर में वी को देखकर फिर छुप जाती है। जब वी एलिवेटर की तरफ बढ़ता है, डोमिनिक
उसे गन से रोकता है। तभी ईवी बाहर आकर डोमिनिक पर पेपर स्प्रे मारती है, लेकिन डोमिनिक उसे मारकर बेहोश कर देता है। वी मौका पाकर डोमिनिक को भी नॉकआउट कर देता है। कुछ घंटों बाद न्यूज में वी को टेररिस्ट बताया जाता है और उसकी फुटेज दिखाकर उसे विलन बना दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में एरिक और डोमिनिक भी फुटेज देखते हैं और पता चलता है कि वी एवीए को साथ ले गया है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है ईवी की मां हंगर स्ट्राइक में मर गई, पिता को मिलिट्री ने मार दिया और उसका भाई सेंट मैरी स्कूल आउटब्रेक में मारा गया। उधर ईवी एक अजीब कमरे में जागती है। बाहर निकलकर वो खुद को एक अंडरग्राउंड घर में पाती है जो आर्ट और एंटीक से भरा होता है। तभी वी आता है और बताता है कि ये सब उसने मिनिस्ट्री ऑफ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल से लिया है। ईवी गिल्ट फील करती है कि उसने ऑफिसर पर हमला किया, लेकिन वी कहता है उसने वही किया जो उसे सही लगा। जब ईवी कहती है कि वो जाना चाहती है तो वी बताता है कि अब वो वांटेड है और अगर पकड़ी गई तो टॉर्चर करके मार दी जाएगी, इसलिए उसका हाइडआउट ही सेफ जगह है। वी कहता है कि वो अगले साल 5 नवंबर के बाद ही जा सकती है। ये सुनकर ईवी घबरा जाती है और कमरे में भाग जाती है। अगली सुबह ईवी माफी मांगती है और वी का धन्यवाद करती है। वो नोटिस करती है कि वी के हाथ बुरी तरह जले हुए हैं, तो वी तुरंत ग्लव्स पहन लेता है। जब वो पूछती है क्या हुआ तो वी बस इतना कहता है, पहले आग लगी थी, और बात बदल देता है। ब्रेकफास्ट के दौरान ईवी टेस्ट करती है और हैरान हो जाती है कि उसमें रियल बटर है जो वी ने एडम की सप्लाई ट्रेन से चुराया था। कुछ दिन बाद टीवी होस्ट लुइस नहाते वक्त अपना ही शो देख रहा होता है जिसमें गवर्नमेंट प्रोपागेंडा भरा होता है और तभी वी उसके बाथरूम में अचानक पहुंच जाता है। लुइस टीवी में वी की रिफ्लेक्शन देख लेता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन गीले फ्लोर पर फिसलकर गिर जाता है। तब वी बताता है कि लुइस पहले फिंगरमैन था और डिटेंशन सेंटर में कैदियों को टॉर्चर करता था जिसमें वी खुद भी शामिल था। लुइस समझ जाता है कि वी वही कैदी है जो आग से बचकर निकला था। कुछ देर बाद एरिक और डोमिनिक को लुइस की डेड बॉडी मिलती है जिसके सीने पर एक लाल फूल रखा होता है। ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं। सिक्योरिटी कैमरास चेक करते हैं लेकिन वो काटे जा चुके होते हैं। उनके पास बस ईवी की आईडी ही क्लू बचती है। अगली सुबह डिटेक्टिव्स फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि वी कोई भी हेयर या फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ता, लेकिन उन्हें लुइस के इलीगल ड्रग्स मिलते हैं। एरिक उसकी पास्ट इन्वेस्टिगेट करता है और पता चलता है वो पहले से ही रिच था और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का बड़ा शेयर होल्डर था। वो मिलिट्री में भी कई देशों में लड़ चुका था और बाद में डिटेंशन सेंटर का इंचार्ज बना था। उधर ईवी और वी न्यूज देखते हैं जहां बताया जाता है कि लुइस हार्ट फेलियर से मरा। ईवी समझ जाती है कि ये झूठ है और उसे याद आता है कि उसकी आईडी गायब है, तो वो कंक्लूड करती है कि ये सब वी ने किया है। जब वी कंफर्म करता है तो ईवी घबरा जाती है, लेकिन वी उसे याद दिलाता है कि उसने भी उन लोगों की मौत पर शिकायत नहीं की थी जिन्होंने उस पर हमला किया था। तब ईवी समझती है कि कभी कभी जस्टिस के लिए किलिंग जरूरी होती है। दोपहर में डिटेक्टिव्स एक मेजर से डिटेंशन सेंटर के बारे में पूछते हैं क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स गायब हैं। मेजर कहता है कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन ये भी बोलता है कि उस वक्त सब लोग वही कर रहे थे जो उन्हें करना पड़ा। इधर ईवी अपना पास्ट वी को बताती है। उसके पिता एक राइटर थे, लेकिन उसके भाई की मौत के बाद उसके पेरेंट्स पॉलिटिकल बन गए। वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे और छोटी ईवी भी उनकी मदद करती थी। जब एडम पावर में आया, शहर में राइट्स हुए और ईवी को लगा कि उसके पेरेंट्स मर जाएंगे। उसने उन्हें देश छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि इससे गवर्नमेंट जीत जाती। एक रात फिंगरमैन उनके घर घुस आए। ईवी बेड के नीचे छुप गई और देखती रही कैसे उसके पेरेंट्स को सिर पर काले बैग डालकर ले जाया गया। अब ईवी रिग्रेट करती है कि वो अपने देश के लिए ज्यादा नहीं कर पाई और वी से कहती है कि अगर वो कुछ हेल्प कर सकती है तो उसे जरूर बताए। कुछ समय बाद डिटेक्टिव्स डिटेंशन सेंटर के टैक्स रिकॉर्ड्स ढूंढते हैं। डिजिटल डेटा तो गायब होता है, लेकिन उन्हें एक फिजिकल रिकॉर्ड मिल जाता है। उसमें सैकड़ों डॉक्टर्स के नाम होते हैं और सबसे ज्यादा पैसा एक प्रीस्ट को दिया गया था। वो उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं और पता चलता है कि अब वो बिशप बन चुका है। उसी समय वी ईवी से मदद मांगता है। चर्च में बिशप लिलीमैन एक अंडरएज वर्कर का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन असिस्टेंट बताता है कि इस बार कोई बड़ी उम्र की लड़की भेजी गई है। जब लिलीमैन कमरे में जाता है तो ईवी को चाइल्डिश कॉस्ट्यूम में देखकर खुश हो जाता है। ईवी उसे रोकती है और बताती है कि वी उसे मारने आ रहा है। वो ये इसलिए बताती है ताकि लिलीमैन उसकी मदद करे क्योंकि वो खुद को वी की कैदी बताती है, लेकिन लिलीमैन इसे भी एक गेम समझता है और उसे बेड पर गिराकर गलत हरकत करने की कोशिश
कोशिश करता है। ईवी उसे किक करके खुद को बचाती है और तभी वी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। लिलीमैन समझ जाता है कि ईवी सच बोल रही थी और वी को लगता है कि ईवी ने उसे बेट्रे किया। ईवी माफी मांगकर वहाँ से भाग जाती है। लिलीमैन अपनी छुपी हुई गन निकालकर फायर करता है, लेकिन वी उसे तुरंत डिसआर्म कर देता है। जैसे ही लिलीमैन जान की भीख मांगता है, गार्ड्स उसकी आवाज सुनते हैं, लेकिन पहले उसे उसका गेम समझते हैं। जब वो सच में डरकर कहता है कि वो मरना नहीं चाहता, तब तक देर हो चुकी होती है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव्स को लिलीमैन की डेड बॉडी मिलती है। सीने पर वही लाल फूल और पास में उल्टी पड़ी होती है, लेकिन केस उनसे ले लिया जाता है सीक्रेट पुलिस चीफ क्रीडी के द्वारा, क्योंकि कई बड़े लोग मारे जा चुके हैं। क्रीडी बताता है कि एडन को शक है कि कोई अंदर से टेररिस्ट को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और अब एरिक भी सस्पेक्ट है। शाम को ईवी अपने दोस्त गॉर्डन के घर पहुंचती है, जो उसे छुपा लेता है और कपड़े भी देता है। ईवी को डर होता है कि वो उसे ट्रबल में डाल देगी, तो गॉर्डन उसे अपना सीक्रेट रूम दिखाता है। वहाँ बैंड आर्ट और एंटी गवर्नमेंट चीजें होती हैं, यहाँ तक कि एडम की फनी पेंटिंग भी। साथ ही कुछ पुरुषों की प्राइवेट फोटोज भी होती हैं। गॉर्डन बताता है कि उसे औरतों में इंटरेस्ट नहीं है और वो सिर्फ दिखावा करता है ताकि उसे मारा ना जाए। अगले दिन एरिक कॉरोनर डीलिया से ऑटोप्सी रिपोर्ट लेता है। लिलीमैन की मौत उसी पॉइजन से हुई थी जिससे लुइस मरा था, जो लंदन के किसी भी घर में मिल सकता है। वो लाल फूल स्कारलेट कार्सन होता है, जिसे एक्सटिंक्ट माना जाता है। जब एरिक ऑफिस लौटता है, डोमिनिक बताता है कि डिटेंशन सेंटर की स्टाफ लिस्ट चेक करने के बाद पता चला वी ने उन सबको मार दिया है, सिवाय एक डॉक्टर के। सेंटर बंद होने के बाद आखिरी डॉक्टर 2 साल तक गायब रही। फिर उसने बाहर जाने के लिए वीजा अप्लाई किया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। उसके बाद उसके सारे रिकॉर्ड्स गायब हो जाते हैं, मतलब उसने अपना नाम बदल लिया। घर पर डीलिया अपने क्लोजेट से एक छुपी हुई डायरी निकालती है और सोने चली जाती है, लेकिन रात में वी उसके कमरे में आकर उसे जगा देता है। डीलिया समझ जाती है कि वो क्यों आया है और सरप्राइजिंगली वो थैंकफुल होती है। वो कहती है कि इतने सालों से उसे गिल्ट था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सेंटर में कैदियों के साथ क्या होगा। उसने ये सब अपनी डायरी में लिखा हुआ था। वी उसे वही लाल फूल देता है और बताता है कि उसने पहले ही उसे पॉइजन दे दिया है। डीलिया माफी मांगती है और मर जाती है। उसी समय डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि आखिरी डॉक्टर डीलिया ही थी। वो फोन नहीं उठाती तो वो उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन वो पहले ही मर चुकी होती है। एरिक उसकी डायरी पढ़ता है और उसे एडम को दिखाने का फैसला करता है। एडम कहता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और डायरी में लिखा सच झूठ है। वो वार्निंग देता है कि जो भी इस बारे में बात करेगा उसे ट्रेटर माना जाएगा, लेकिन एरिक के दिमाग से वो बातें निकलती नहीं है। डायरी के अनुसार सैकड़ों लोगों को डिटेंशन सेंटर में लाया गया ताकि डीलिया उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके। लुइस और लिलीमैन वहां आकर सब मॉनिटर करते थे। हर दिन कैदी कमजोर होते गए और आखिर में मरने लगे। उनकी बॉडीज को गड्ढे में कचरे की तरह फेंक दिया जाता था। सिर्फ एक इंसान बचा, वी। उसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिफ्लेक्सेस आ गए, लेकिन उसकी मेमोरी चली गई। उसे वी नाम मिला क्योंकि वो सेल नंबर 5 में था। फिर 5 नवंबर को एक्सप्लोजन्स हुए और पूरा सेंटर उड़ गया। डेलिया ने आग में वी को देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन गुस्सा साफ दिख रहा था। पुलिस स्टेशन में एरिक उस वायरस की इन्वेस्टिगेशन करता है जिससे 8 लाख से ज्यादा लोग मरे थे। जब डोमिनिक आता है, एरिक एक डिवाइस ऑन करता है और शक जताता है कि ये अटैक एक्सट्रीमिस्ट्स ने नहीं बल्कि गवर्नमेंट ने खुद कराया हो सकता है। डोमिनिक कहता है कि क्रिमिनल्स ने खुद कबूल किया था, लेकिन एरिक को सरकार पर शक होता है। शाम को गॉर्डन ईवी को सरप्राइज देता है, उसके शो का स्पेशल एपिसोड। इस बार उन्होंने सेंसर्ड स्क्रिप्ट हटा दी और एक फनी स्किट बनाया जो एडम का मजाक उड़ाता है। उसमें एक फेक वी भी होता है जो मास्क हटाकर एडम बन जाता है और एंड में दोनों एडम मारे जाते हैं। असल एडम इससे गुस्सा हो जाता है, लेकिन पूरा देश इसे पसंद करता है। रात में ईवी की नींद खुलती है जब उसे घर में किसी के घुसने की आवाज आती है। गॉर्डन जल्दी से उसके पास आता है और उसे छुपने को कहता है। बेड के नीचे छुपी ईवी देखती है कि क्रीडी और फिंगरमैन गॉर्डन को बुरी तरह मारकर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद ईवी खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। जैसे ही वो बैक डोर तक पहुंचती है, कोई उसे पकड़कर उसके सिर पर काला बैग डाल देता है। कुछ देर बाद बैग हटता है और ईवी खुद को इंटेरोगेशन रूम में पाती है। उस पर वी के क्राइम्स का आरोप लगता है और कहा जाता है कि अगर उसने वी का ठिकाना नहीं बताया तो उसे मार दिया जाएगा। फिर उसे प्रोसेस किया जाता है, उसके बाल काट दिए जाते हैं, बॉडी पर पानी डाला जाता है और उसे एक अंधेरी सेल में डाल दिया जाता है। जब उसे खाना दिया जाता है तो एक चूहा आकर उसे खाने लगता है। काफी समय बाद ईवी उस चूहे के बिल से
अजीब आवाज सुनती है। वो हाथ डालती है और उसे एक लेटर मिलता है जो वैलेरी नाम की महिला ने लिखा था, जिसे मार दिया गया था। वैलेरी चाहती थी कि कोई उसकी कहानी जाने, इसलिए उसने ये टॉयलेट पेपर पर लिखी थी। वो फार्म पर पली बड़ी थी और गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हुए अपनी पहली गर्लफ्रेंड से मिली, लेकिन कुछ समय बाद वो लड़की बदल गई। फिर वैलेरी एक नई लड़की से मिली जिसने उसे हिम्मत दी कि वो अपने पेरेंट्स को अपनी सच्चाई बताए, लेकिन उसके पेरेंट्स गुस्सा हो गए और उसे घर से निकाल दिया। बाद में वैलेरी एक्ट्रेस बनी और रूथ नाम की लड़की से मिली जिससे उसे प्यार हो गया। दोनों साथ रहने लगे और रूथ उसके लिए स्कारलेट कार्सन फूल उगाती थी। जब ये रजीम आया तो अलग सोच रखने वाले लोगों को मार दिया जाने लगा। रूथ को मार्केट से पकड़ लिया गया और वैलेरी को उसके घर से उठाकर सेल में डाल दिया गया। लेटर के अंत में वैलेरी लिखती है, जो भी ये पढ़ रहा है मैं उससे प्यार करती हूँ। ईवी को बीच बीच में सेल से निकालकर टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो कहती रहती है कि उसे कुछ नहीं पता। वो खुद को संभालने के लिए वैलेरी की कहानी बार बार पढ़ती है। जब वो खत्म करती है तो रोती है और उस पेपर को किस करती है। अगली बार इंटेरोगेशन में ईवी ये नहीं कहती कि उसे नहीं पता, वो कहती है कि वो कोऑपरेट ही नहीं करेगी। जब उसे एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जाता है, ईवी कहती है कि वो मरना पसंद करेगी लेकिन कुछ नहीं बताएगी। तभी अचानक उसका कैप्टर कहता है, अब तुम फ्री हो, और चला जाता है। थकी हुई ईवी सेल से बाहर निकलती है और देखती है कि गार्ड असल में एक डमी था। कॉरिडोर के आखिर में डोर खोलते ही ईवी को पता चलता है कि वो शुरू से ही वी के हाइडआउट में थी। वी ने उसे टॉर्चर और इंटेरोगेट किया ताकि वो यकीन कर सके कि अब वो उस पर भरोसा कर सकता है, लेकिन वो गॉर्डन को नहीं बचा पाया, उसे पहले ही मार दिया गया था। ये सुनकर ईवी भड़क जाती है, वी को ईवल कहती है और उससे नफरत जताती है। वी को ये पसंद आता है क्योंकि वो चाहता है कि ईवी इस हेट को एक्सेप्ट करे और उसे सही काम के लिए यूज करे। अचानक ईवी को अस्थमा अटैक आता है तो वी उसे संभालता है और उसे उसके पास्ट की याद दिलाता है। सेल में उसने मौत का सामना किया था, फिर भी वो शांत रही क्योंकि उसे अपनी जान से ज्यादा जरूरी चीज मिल गई थी। ईवी कमजोर महसूस करती है तो वी उसे फ्रेश एयर के लिए छत पर ले जाता है। बारिश में ईवी रोने लगती है और वी को अपना अतीत याद आता है जब वो भागा था। कुछ समय बाद ईवी कहती है कि वो जा रही है और वैलेरी का लेटर वी को वापस दे देती है। वी उसे एक सीक्रेट रूम दिखाता है जहां सैकड़ों लाल फूल और वैलेरी के पोस्टर्स लगे होते हैं। तब पता चलता है कि वैलेरी उसी डिटेंशन सेंटर में वी के पास वाली सेल में थी और वहीं से उसे वो लेटर मिला था। ईवी समझ जाती है कि वी बदला ले रहा है सरकार से अपने और वैलेरी के साथ हुए अत्याचार के लिए। वो वी को धन्यवाद देती है और वादा करती है कि 5 नवंबर से पहले उससे एक बार और मिलेगी। ईवी के जाने के बाद वी अपना मास्क मिरर पर फेंक देता है और रोने लगता है। जैसे जैसे 5 नवंबर करीब आता है, एडम अपने लोगों को और ज्यादा प्रोपोगेंडा फैलाने का आदेश देता है ताकि लोग वी के साथ ना जुड़ें। जल्दी ही हर टीवी चैनल पर यूएसए की सिविल वॉर और एक फेक वायरस की खबर चलने लगती है जिसका दोष वी पर डाला जाता है। इसे सेंट मेरीज आउटब्रेक से भी जोड़ दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में डोमिनिक एरिक को दिखाता है कि स्कूल आउटब्रेक के अगले दिन क्रीडी के 3 आदमी अजीब हालात में मरे थे। एरिक को एक नाम पहचान में आता है तो वो अपनी ईमेल चेक करता है जहां उसे सच जानने का ऑफर मिला होता है। बाद में म्यूजियम में डिटेक्टिव्स रूकवुड से मिलते हैं जो पूरा सच बताता है। एडम हमेशा से अग्रेसिव कंजर्वेटिव था जो धीरे धीरे पावर में आया, पॉलिटिकल सिस्टम को इग्नोर करके और अपने फॉलोअर्स को भी अग्रेसिव बनाकर। आखिर में उसकी पार्टी ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें स्पेशली बायोलॉजिकल वेपन्स पर रिसर्च हो रही थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट का असली मकसद रिसर्च नहीं, पावर हासिल करना था। प्रोजेक्ट खत्म हुआ जब वी ने फैसिलिटी उड़ा दी, लेकिन साइंटिस्ट्स उसके खून का सैंपल बचा चुके थे। उन्होंने उसी से एक वायरस बना लिया। फिर क्रीडी ने उस वायरस के लिए 3 जगह चुनी, सेंट मैरीज स्कूल, एक सबवे स्टेशन और एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। हजारों लोग मरने लगे और जनता सरकार से इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने एडम को वोट देकर सत्ता में ला दिया। पावर में आते ही एडम ने वो दवा बेचना शुरू किया जो उसने पहले से छुपा रखी थी और वो अपने साथियों के साथ बेहद अमीर बन गया। 1 साल बाद 3 बेगुनाह लोगों को पकड़कर वायरस बनाने का इल्जाम लगाकर मार दिया गया। कहानी सुनने के बाद एरिक रुकवुड को प्रोटेक्शन देना चाहता है लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे क्रीडी से डर है। वो कहता है कि वो तभी मदद करेगा जब क्रीडी पर 24 घंटे नजर रखी जाए
उधर घर पर क्रीडी अपने प्लान्स संभाल रहा होता है। तभी वी अचानक उसके पीछे आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वी म्यूजिक चला देता है ताकि गार्ड्स कुछ सुन ना सके और उसे एक डील देता है, अगर क्रीडी उसे आदम दे दे तो वो खुद सरेंडर कर देगा। कुछ दिन बाद एरिक को खबर मिलती है कि रुकवुड मर चुका है। असल में वो सालों पहले ही मर गया था, मतलब वी ही उसका रूप लेकर मिला था। जल्द ही देश के हर इंसान को एक बॉक्स मिलता है जिसमें पूरा वी का कॉस्ट्यूम होता है। लोग उसे मजे के लिए पहनते हैं और कुछ क्राइम्स के लिए भी। जब एडम आदेश देता है कि मास्क पहने हर इंसान को गिरफ्तार करो तो ये प्रैक्टिकली नामुमकिन हो जाता है। एडम गुस्से में क्रीडी को दोष देता है तो क्रीडी मजबूर होकर वी की डील मान लेता है। इधर एरिक समझ जाता है कि वी ये सब कियोस फैलाने के लिए कर रहा है। तभी एक फिंगरमैन एक छोटी लड़की को गोली मार देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मास्क पहना था। ये देखकर लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह पीट देते हैं। फिर उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और यही आखिरी चिंगारी बनती है। पूरा शहर रायट्स और हिंसा में बदल जाता है और सरकार मिलिट्री बुला लेती है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। 4 नवंबर को ईवी वी से मिलने आती है और दोनों साथ में डांस करते हैं। ईवी उसका मास्क हटाने की कोशिश करती है लेकिन वी उसे रोक देता है और कहता है कि उसे कुछ दिखाना है। वो उसे टनल्स के रास्ते एक अबैंडन्ड सबवे स्टेशन ले जाता है जहाँ एक ट्रेन में ढेर सारे एक्सप्लोसिव्स लगे होते हैं। वी कहता है कि अब ये सब उसका घर और ये ट्रेन ईवीए का है और मान लेता है कि वो सही थी, कि वो सच में ईविल है। वी कहता है कि इन एक्सप्लोसिव्स का फैसला लोगों को करना चाहिए और अब उसे अपनी मौत का सामना करना होगा। जब वो जाने लगता है, ईवी उसके मास्क को किस करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वी फिर भी चला जाता है। उसी रात टीवी पर एडम का वीडियो आता है जहां वो लोगों को किसी बड़े खतरे के बारे में वार्न करता है, लेकिन सड़कों पर कोई नहीं होता, सब खाली होता है। दूसरी तरफ क्रीडी अपने लोगों के साथ वी से मिलता है और एडम को पकड़कर उसके सामने लाता है, बुरी तरह पीटा हुआ और बंधा हुआ। वी एडम की जैकेट में एक लाल फूल लगाता है और तभी क्रीडी उसे गोली मार देता है। इसके बाद क्रीडी वी से मास्क उतारने को कहता है लेकिन वी मना कर देता है। जैसे ही 2 आदमी मास्क पकड़ने जाते हैं, वी उन्हें तुरंत प्लेट से मार देता है। फिर क्रीडी और उसके लोग वी पर गोलियां बरसाते हैं। उसे कई गोलियां लगती हैं लेकिन वो रुकता नहीं। वो एक एक करके सबको मार देता है जब तक कि वो रिलोड करने की कोशिश करते हैं। आखिर में सिर्फ क्रीडी बचता है जो फिर से गोली चलाता है। तब वी कहता है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक आइडिया हूँ और आइडियाज बुलेट प्रूफ होते हैं। और फिर वो क्रीडी की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। इसके बाद वी अपनी आर्मर उतारता है और वापस सबवे स्टेशन पहुंचता है। वो ईवी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। ईवी टूट जाती है। उधर पार्लियामेंट के बाहर सोल्जर्स तैनात होते हैं लेकिन हजारों लोग वी का मास्क पहनकर वहां पहुंच जाते हैं। सोल्जर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होते। आखिरकार वो अपने हथियार नीचे रख देते हैं और लोगों को आगे बढ़ने देते हैं। उधर ईवी वी की बॉडी को ट्रेन में रखती है और उसे फूलों से ढक देती है। तभी एरिक वहां आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ईवी कहती है कि वी सही था, देश को होप की जरूरत है। ये सुनकर एरिक भी अपनी गन नीचे कर देता है। जैसे ही क्लॉक मिडनाइट बजाता है, ईवी ट्रेन एक्टिवेट कर देती है। वो एरिक को लेकर छत पर जाती है ताकि वो ये सब देख सके। वी का पसंदीदा म्यूजिक बजने लगता है और ट्रेन पार्लियामेंट के नीचे एक्सप्लोड हो जाती है। पूरा बिल्डिंग शानदार फायरवर्क्स के साथ उड़ जाता है। भीड़ अपने मास्क उतारती है और ईवी कहती है, वी हम सब का था। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।